नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद भी कई बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मौत के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठा। इनमें सबसे बड़ा नाम आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। इसी कड़ी में दूसरा बड़ा नाम है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का। आज़ाद ने कैसे अंग्रेज पुलिस से मुठभेड़ के दौरान पिस्टल में बची आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर दागकर अपने आजीवन आज़ाद रहने के वचन को निभाया, ये दुनिया जानती है। लोग ये भी जानते हैं कि आज़ाद की मौत की वजह किसी नज़दीकी की मुखबिरी थी, जिसने उनकी लोकेशन अंग्रेज पुलिस को बताई थी। लेकिन इसको लेकर भी अब तक कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं था। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि वो मुखबिर कौन था, जिसकी वजह से देश ने अपने समय के महान क्रांतिवीर को खोया। वो 27 फरवरी 1931 की एक आम सुबह थी, जब अचानक इलाहाबाद का ओल्ड फ्रेंड पार्क गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पार्क में एक जामुन के पेड़ के पीछे इलाहाबाद में पंडित जी नाम से पहचाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज पुलिस से लोहा ले रहे थे। पुलिस के पास आज़ाद की लोकेशन की सटीक जानकारी थी। जब तक आज़ाद संभलते 80 हथियारबंद पुलिस वालों ने ओल्ड फ्रेंड पार्क को घेर लिया। एक तरफ आज़ाद की इकलौती कोल्ड पिस्तल थी, तो दूसरी तरफ दर्जनों राइफल बंदूकें आग उगल रही थी। लेकिन आज़ाद डटे रहे। उन्हें 5 गोलियां लगी, वे बुरी तरह घायल हो गए। जब उन्हें लगा कि खून ज़्यादा बह जाने के चलते वो बेहोशी में पुलिस के हाथ लग जाएंगे, इसके पहले कि उनकी कोल्ड पिस्टल पर पकड़ ढीली हो, पिस्टल में बची आखिरी गोली कनपट्टी में उतारकर खुद को शहीद कर लिया। आज़ाद अक्सर गुनगुनाते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद है आज़ाद ही मरेंगे। यही सच भी साबित हुआ। आज़ाद की मौत से पूरा देश गम में डूब गया। आज़ाद को नज़दीक से जानने वाला हर कोई जानता था कि चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़े बहरूपिया थे, लिहाजा बिना सटीक मुखबरी के उन तक पहुंचना नामुमकिन था। हर कोई जानता था कि वो मुखबिर कौन है। चूंकि एनकाउंटर से पहले आज़ाद ओल्ड फ्रेंड पार्क से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर आए थे, इसलिए उंगलियां आनंद भवन पर भी उठी। भी कई तरह के कयास 91 सालों तक लगाए जाते रहे हैं। लेकिन आज हम आज़ाद के मुखबिर के नाम से 91 साल से पड़ा पर्दा हटा देंगे। जिस ओल्ड फ्रेंड पार्क में आज़ाद की शहादत हुई, उसी ओल्ड फ्रेंड पार्क में इलाहाबाद म्यूजियम भी है। इलाहाबाद म्यूजियम में हमारे हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जो मुठभेड़ के दौरान आज़ाद को घेरने वाली 40 सदस्यीय आर्म फोर्स का हिस्सा रहे धर्मेंद्र गौड़ की पर्सनल डायरी पर आधारित है। धर्मेंद्र गौड़ की पुस्तक का नाम है आज़ाद की पिस्तौल, उनके गद्दार साथी। धर्मेंद्र गौड़ उस समय इंग्लिश पुलिस में बतौर सहायक केंद्रीय गुप्तचर अधिकारी के तौर पर गुप्तचर शाखा में तैनात थे। वो आज़ाद के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में अंग्रेज पुलिस का हिस्सा थे। इस पुस्तक में उन्होंने जो कुछ लिखा वो उस डायरी का हिस्सा है जिसे वो रोज लिखते थे। आज़ाद से जुड़े प्रसंगों में ये एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इस डायरी में गौड़ लिखते हैं, 27 फरवरी 1931 को आज़ाद ओल्ड फ्रेंड पार्क पहुंचने से पहले आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए थे। इसके बाद वो सुखदेव राज के साथ सुबह 9 बजे ओल्ड फ्रेंड पार्क पहुंचे। यहाँ भगत सिंह को छुड़ाने बिखर रहे संगठन को फिर खड़ा करने पर बातचीत चल रही थी। डायरी में दर्ज जानकारी के मुताबिक वीरभद्र तिवारी ने आज़ाद सुखदेव राज को पार्क में देख लिया था। वह तुरंत पुलिस अधिकारी शंभुनाथ के पास पहुंचा, कहा पंडित जी ओल्ड पार्क में हैं। शंभुनाथ ने अंग्रेज अफसर मेजर्स को आज़ाद के पार्क में होने की सूचना दी।
रिजर्व पुलिस लाइंस इलाहाबाद में सुबह की परेड के बाद सर्जेंट रिटर्न्स रिजर्व इंस्पेक्टर के कार्यालय में बैठा पेशी के कुछ कागजात देख रहा था। अचानक 9:15 बजे टेलीफोन की घंटी घनघनाई। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मेजर्स का फोन था। आर्म फोर्स के 80 जवानों को आधे मिनट में ओल्ड फ्रेंड पार्क को मूव होने का आदेश मिला। 40 जवान हथियारों से लैस थे तो 40 जवान डंडा रखे थे। सभी ओल्ड फ्रेंड पार्क की ओर भागे। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट विश्वेश्वर सिंह के साथ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच नॉट बाबर भी थोड़ी ही देर में अपनी सफ़ेद एम्बेसडर कार से ओल्ड फ्रेंड पार्क पहुंच गया। इससे पहले कि पुलिस बल के जवानों ने पार्क को तीनों तरफ से घेर लिया था, अचानक विश्वेश्वर सिंह को साथ लिए नॉट बाबर पार्क के अंदर घुस आजाद पर फायरिंग कर दी। गोली आजाद की दाहिनी जांघ में लगी, हड्डी तोड़ती हुई निकल गई। धर्मेंद्र गौड़ अपनी डायरी में लिखते हैं, आजाद को एहसास हो गया था कि शायद वो यहाँ से बचकर ना निकल पाए। उन्होंने सबसे पहले सुखदेव को वहाँ से भेज दिया। जब वे पिस्टल निकालने लगे, इसी दौरान विश्वेश्वर सिंह ने दूसरी गोली चला दी, जो आजाद के दाहिने हाथ को चीरती हुई उनके फेफड़े में जा घुसी। आजाद ने भी जवाबी फायरिंग की, नॉट बाबर की कार को पंचर कर दिया। इसके बाद आजाद की कोल्ट सेमी ऑटोमेटिक गन, जिसे वे बमतुल बुखारा भी कहते थे, गर्जी। नॉट बाबर की कलाई को तोड़ती हुई एक गोली निकल गई। डायरी के मुताबिक आजाद 10 राउंड फायर कर चुके थे। दूसरी मैगजीन लोड करने के बाद आजाद गरजे, अरे वो ब्रिटिश सरकार के गुलाम मर्द की तरह सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने गीदड़ की तरह क्यों छुप रहे हो? गौड़ आगे लिखते हैं, आजाद को कई गोलियां लग चुकी थी, लेकिन वो पीछे हटने या सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी दौरान कई भारतीय सिपाहियों ने आदेश के बावजूद आजाद पर गोलियां नहीं चलाई, हवाई फायर करते रहे। इन सिपाहियों को बाद में बर्खास्त कर दिया गया। उधर विश्वेश्वर सिंह ने आजाद को सामने आने के लिए ललकारा, लेकिन तभी आजाद की एक गोली उसका जबड़ा तोड़ते हुए निकल गई। तब तक आजाद 39 राउंड फायर कर चुके थे। अब उनके पास अंतिम गोली बची थी, इसी से उन्होंने अपनी शहादत दी। हालांकि आजाद की शहादत पर भी विवाद चला आ रहा है। एक थ्योरी है कि ओल्ड फ्रेंड पार्क में जब उनका सामना अंग्रेजों से हुआ तो उन्होंने 5 गोलियां अंग्रेजों पर चलाई, फिर छठी गोली खुद को मार ली। आजाद के शहीद होने के बाद पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मृत्यु हो गई है। पहले उन्होंने आजाद के शव पर कई गोलियां दागी, उसके बाद वे उनके पास गए। धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी डायरी में स्पष्ट तौर पर वीरभद्र तिवारी को आजाद की लोकेशन बताने वाला मुखबिर बताया है। वीरभद्र तिवारी भी आजाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। जब संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता को उसकी इस मुखबरी का पता चला तो उन्होंने उरई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी। हालांकि वो बच गया, गुप्ता गिरफ्तार हो गए। रमेश चंद्र गुप्ता ने अपने इस गुनाह की 10 साल की सजा भी काटी। धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी डायरी में एक जगह लिखा है, एक बार आजाद ने वीरभद्र को आदेश दिया था कि वह यशपाल को गोली मार दे। वीरभद्र यदि यशपाल का काम तमाम कर देता तो उसी पार्टी की गतिविधियां कौन बताता, उसकी अपनी गाड़ी कैसे चलती। यही कारण है कि उसने यशपाल के सर पर मंडरा रही मौत की छाया का आभास उसे दे दिया था। तुरंत भागकर यशपाल ने अपने प्राणों की रक्षा की। वीरभद्र के इसी एहसान का बदला आज यशपाल चुका रहे हैं। जनता को गुमराह करके कि आजाद के साथ विश्वासघात करने में उनका हाथ ना था। वास्तविकता यह है कि इन दोनों की मिलीभगत ने ही आजाद को मौत के मुंह में धकेला। आजाद की शहादत के बाद पार्टी के विशेष व्यक्तियों ने इस घिनौने कार्य के लिए वीरभद्र को ही दोषी ठहराया था। यही कारण है कि रमेश चंद्र गुप्ता ने 2 बार उसे गोली का निशाना भी बनाया।
भाग्यवती दोनों ही बार वह बच गया। धर्मेंद्र गौड़ के इस कथन से स्पष्ट होता है कि वीरभद्र ने ही चंद्रशेखर आजाद की लोकेशन की मुखबरी अंग्रेज पुलिस को दी थी। कहीं ना कहीं उसके साथ यशपाल की भी भूमिका थी, जिसे एक बार गोली मारने की जिम्मेदारी उन्होंने वीरभद्र को ही दी थी। रमेश चंद्र गुप्ता ने अपनी आत्मकथा क्रांति कथा में इस पूरी घटना के बारे में दावा किया है। इसके बाद तिवारी का क्या हुआ कोई नहीं जानता। आज़ाद की शहादत के बाद से ही उनकी नेहरू की मुलाकात के बाद मुखबरी आनंद भवन से होने जैसे कयास भी लगाए गए। हालांकि इससे संबंधित कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नेहरू अपनी आत्मकथा में भी इस मुलाकात के बारे में लिखते हैं, मेरे पिता की मौत के बाद एक अजनबी शख्स मुझसे मिलने मेरे घर आए। मुझे बताया गया कि उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मैंने इससे पहले उन्हें नहीं देखा था, लेकिन 10 साल पहले नाम जरूर सुना था, जब वे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए थे। वे जानते थे कि अगर सरकार कांग्रेस के बीच समझौता हो गया तो क्या उन जैसे लोग शांति से रह सकेंगे। उनका मानना था कि सिर्फ हिंसक तरीकों से आज़ादी नहीं जीती जा सकती और ना ही सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से। सहबार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।